वेलकम टू लॉग्यान, दिस इज़ एडवोकेट दृष्टि। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कवर किया इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम प्रोविजंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल करते रहिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा बेयर एक्ट, जिससे आपकी क्लैरिटी मेंटेन हो और आपको और क्लियर समझ आए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दे रखा है सेक्शन 1, जो क्या बताता है हमें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके अलावा इसका एक्सटेंट देखिए, 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट अप्लाई हो चुका है। मतलब कि ये पूरे भारत पर, संपूर्ण इंडिया पर अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया पर ये अप्लाई होता है। तो 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर ही अप्लाई नहीं होता था, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा कमेंसमेंट, अब कमेंसमेंट में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 2 डेट्स बताई थी, एक होती है इनैक्टमेंट डेट और एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या वो डेट्स हैं। ऑल्दो इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, स्टिल आपका रिविजन हो जाएगा, राइट। एक पार्टिसिपेशन लेवल हो जाएगा, जिससे आपको इनकरेजमेंट मिलेगा और आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, राइट। अब सेक्शन 2 समझने से पहले सेक्शन 1 में हमने क्या डील करना है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर है, सारे कोर्ट मार्शल पर ये अप्लाई होता है। इसके अलावा सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पर भी ये अप्लाई होता है। इसके अलावा ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, तो वो कोर्ट मार्शल जो गवर्न होते हैं नेवल एक्ट से, नेवल डिसिप्लिन एक्ट से, या आर्मी एक्ट से, या एयरफोर्स एक्ट से, तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, राइट। इसके अलावा सेक्शन 1 की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे आपके लिए और क्लैरिटी हो जाएगी और आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। तो सेक्शन 2 मैंने आपको बता दिया कि रिपील हो चुका है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की तरफ। तो ये एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, मतलब कि इसमें इंटरप्रेट कर रखा है, कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं जो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये बेस बनाते हैं। तो इसमें पहला क्या है, कोर्ट मतलब कि न्यायालय मतलब जहाँ पर सारे जजेस, सारे मैजिस्ट्रेट या विधिक रूप से कोई भी पर्सन, मतलब लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस ऑन ओथ, अगर साक्ष्य ओथ पर लिया जाता है तो वो हो जाता है कोर्ट की डेफिनेशन में कवर। इसके अलावा आर्बिट्रेटर्स, जैसे सेक्शन 1 में बताया कि मध्यस्थ इसमें कवर नहीं होंगे, तो इन पर ही अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा अब फैक्ट जो होते हैं वो मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। अब मेंटल कैसे होते हैं, फिजिकल कैसे होते हैं, वो जानेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 तरीके से डिवाइडेड है, फिजिकल और मेंटल। तो फिजिकल क्या होते हैं, जैसे मैं आप बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, या कोई भी चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं उसे, तो ये सब होते हैं फैक्ट्स, जो होते हैं फिजिकल रूप में। इलास्ट्रेशंस में लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा मेंटल होता है किसी की भी ओपिनियन, किसी की भी इंटेंशन, या आप गुड फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, ये सब होता है हमारा मेंटल फैक्ट। इसके अलावा रेलेवेंट मतलब होता है सुसंगत, कोई भी फैक्ट इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं कि वो चैप्टर 2 में फॉल करते हैं। चैप्टर 2 क्या है हमारा, 5 से लेकर 55 तक। मतलब कोई भी प्रोविजंस, कोई भी फैक्ट्स अगर चैप्टर 2 में फॉल करेगा तो ये हो जाएगा हमारा रेलेवेंट, मतलब सुसंगत। अब है फैक्ट एंड इशू मतलब कोई भी विवादित तथ्य है, मतलब जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो मैटर इन डिस्प्यूट है,
अगर कुछ भी चीज़ अग्री हो जाती है, दोनों पार्टीज़ के बीच में सहमति हो जाती है, तो वो होता है हमारा फैक्ट। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर अगर कुछ भी चीज़ डिसअग्री है, मतलब एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, एक पार्टी कह रही है हाँ और दूसरी पार्टी उसे मना कर रही है, तो झगड़ा तो पेंडिंग है, तो ये हो जाता है हमारा फैक्ट एंड इशू। चलिए जान लेते हैं कैसे इसमें दे रखा है। एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट अगर बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद या फिर किसी दूसरे फैक्ट के साथ, अगर कोई भी फैक्ट अपने आप या दूसरे फैक्ट के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो हमें 4 चीज़ें बताता है। क्या क्या? जैसे उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, उसका नॉन एग्जिस्टेंस, या फिर उसका नेचर मतलब उसकी प्रकृति, या उसका विस्तार। तो अगर ऐसा बताता है तो ये हो जाता है हमारा फैक्ट एंड इशू। इसके अलावा कोई राइट्स, किसी के अधिकार, किसी के उत्तरदायित्व, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंसी बताता है, तो ये जो होता है हमारा फैक्ट एंड इशू। इसके अलावा असर्ट और डिनाई तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इलास्ट्रेशंस हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन है कि ए ने बी का मर्डर किया, तो क्या ए को इंटेंशन था बी को मारने के लिए, तो ये हो जाता है हमारा फैक्ट एंड इशू। या क्या ए ने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में बी को मारा, तो ये हो जाता है हमारा फैक्ट एंड इशू। तो इस तरीके से बन जाते हैं हमारे फैक्ट एंड इशू। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दे रखा है, तो आप मुझे बताइएगा ये समझने के बाद कि इंडियन एविडेंस एक्ट और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, राइट, और कहाँ पर मेंशन्ड है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखा है वाइट टर्म में दस्तावेज। दस्तावेज मतलब कोई भी पदार्थ, अगर कुछ भी उस पर प्रिंट है, कुछ भी इंस्क्राइब्ड है, वो मेटल के रूप में हो सकता है, स्टोन के रूप में हो सकता है, मैप हो सकता है, प्लान हो सकता है, कैरिकेचर हो सकता है। इलास्ट्रेशन में एक वर्ड दे रखा है कैरिकेचर, मतलब कोई कार्टून के फॉर्म में हो सकता है, तो वो सब होता है हमारा डॉक्यूमेंट। और ये पर्पस क्या होगा इसका? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, उसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट, राइट। एविडेंस, एविडेंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, एविड्रा। तो आप मुझे बताइएगा एविड्रा का क्या मतलब होता है, लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। 2 तरीके के एविडेंस होते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल एविडेंस क्या होता है? ऑल स्टेटमेंट, सारे वो कथन जो इंक्वायरी के लिए यूज़ होते हैं, चाहे उसे कोर्ट में साक्षी करे या कोर्ट खुद मान ले, तो ये हो जाता है हमारा ओरल एविडेंस, जो मौखिक रूप से किए जाते हैं। इसमें सेक्शन कवर होंगे 59 से लेकर 60, वो सारे स्टेटमेंट जो रिटन फॉर्म में होंगे और कोर्ट अपनी इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करेगी, वो हो जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और इसके सेक्शंस हैं 61 से लेकर 100 तक, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, प्रूफ, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूफ। प्रूफ मतलब क्या होता है? साबित। मतलब कोई भी अगर कोर्ट कोई भी फैक्ट अज्यूम कर लेता है कि उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका अस्तित्व है, तो ये हो जाता है हमारा प्रूफ, मतलब वो साबित हो चुका है। या फिर कोई भी रीजनेबल पर्सन अगर उसी सर्कमस्टांसेस में होता तो कोर्ट उसे साबित मान लिया जाता, तो ये होता है हमारा प्रूव्ड। उसी का उल्टा होता है डिसप्रूव्ड, मतलब ना साबित, जो साबित ही नहीं हुआ। तो अगर कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ये हो जाता है हमारा डिसप्रूव्ड। और नॉट प्रूफ क्या होता है? साबित नहीं हुआ, मतलब कई बार सर्कमस्टांसेस होती हैं जहाँ पर मैटर जो है वो पेंडिंग हो जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो ये हो जाता है हमारा नॉट प्रूफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई लोग इसे गलत कर देते हैं। इसके अलावा इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप मुझे बताइएगा इंडिया की डेफिनेशन दूसरे बैराक्स में कहाँ पे दे रखी है। तो ये हमने सेक्शन 1, 2 एंड 3 कवर किया। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार APO के लिए, MP जुडिशरी के लिए और बिहार मेंस के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7017254445। तो इस नंबर पर आपको सर इंटीमेट कर देंगे एंड इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें हमने कवर किए सेक्शन 1, 2 एंड 3 बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल पॉइंट से, और आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 1, 2 एंड 3 लिखे हुए हैं। कई बार प्रोविजंस हमें क्लियर नहीं हो पाते, तो उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना चाहिए।
तो अगर आप समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट तो हमेशा आपको याद रहेगा। इसके अलावा आप इलस्ट्रेशंस रीड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।